हेलो गाइस। कैसे हैं आप सब? आशा है आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आप सबके डिमांड पर एक बार फिर मैं प्रिंस आप सबके लिए एक नया टॉपिक, जो कि आप सब ने कमेंट बॉक्स में कमेंट किया था कि पर्यावरण के टॉपिक को करा दिया जाए। तो पर्यावरण के 100 क्वेश्चंस जो महत्वपूर्ण हैं आपके आने वाले दिनों में, जिनका भी एग्ज़ाम है या फिर जो एग्ज़ाम्स हो चुके हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन, वो जो पेपर में आए हुए हैं या फिर जिनकी आने की संभावनाएं ज़्यादा हैं, वो क्वेश्चंस आज मैं लेके आया हूँ आप सबके लिए। और मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे, ताकि जिनका भी एग्ज़ाम है आने वाले दिनों में, उनकी हेल्प हो सके एक बार। और इस चैनल पे अगर आप नए हैं, पहले से हैं, तो जो भी आपके नए दोस्त हैं उनको बोलें कि चैनल पे आके सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और जो भी नई अपडेट्स मिल रही हैं आपको, उन सबको देखते रहें। पेपर में क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या न्यू अपडेट्स हो रही हैं, कौन सी चीज़ रिपीटेड हो रही है। और जब भी चैनल के माध्यम से, MPIQ चैनल के माध्यम से एनालिसिस होता है, तो आप ज़रूर जुड़ें। पहले शिफ्ट में भी जुड़ें और दूसरी शिफ्ट में भी जुड़ें, जिससे आप अपडेटेड रहें कि कौन सा पैटर्न नया हो रहा है PV के लिए, कौन सा आपके लिए चीज़ें पढ़नी ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्या क्या चीज़ों पे आपकी कमांड होनी ज़रूरी है। इन सब पे आप अपना धैर्य बनाए रहें और अच्छे से मेहनत करते रहें। और एक चैनल के माध्यम से मैं आपको एक बार और अपडेट कर दूं कि होली ऑफ़र चल रहा है यहाँ पे 10 से 17 मार्च तक के लिए 70% ऑफ है। तो जो भी आपको लेना हो, चाहे वो MP फॉरेस्ट की हो, चाहे MPSI की हो, चाहे किसी भी एग्ज़ाम की हो, आप ज़रूर इस चैनल के माध्यम से जुड़ें। और MPIQ ऑफिशियल चैनल पे एक ऑफ़र जो चल रहा है, उसका ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ उठाएं और अपने जो भी मित्रगण हैं उनको भी इसके बारे में बताएं। तो चलें, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं पर्यावरण के 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जो कि पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर कि पर्यावरण की प्रमुख घटक कौन से होते हैं। शायद ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, क्योंकि किसी बच्चे ने भेजा था कि शायद ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो मैंने बोला ना कि वही क्वेश्चंस आप सबके लिए लिए गए हैं जो कि एग्ज़ाम में आपके आ चुके हैं या आने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है, पर्यावरण की प्रमुखता कितने घटक होते हैं। तो पर्यावरण के 3 घटक होते हैं: भौतिक घटक, अजैविक घटक, जैविक घटक तथा ऊर्जा संगठक। भौतिक घटक को ही अजैविक घटक बोला जाता है, तो इसमें आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत हो। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें हम। आपके लिए अगला क्वेश्चन है, आदिमानव की भौतिक पर्यावरण की कार्यात्मकता में भूमिका किस प्रकार की थी। तो पादा तथा दाता में, रिसीवर और कंट्रीब्यूटर में थी। ये क्वेश्चन शायद रिपीटेड भी हुआ है, क्योंकि 2 क्वेश्चंस मेरे पास जो आए थे, मैंने इसलिए इनको स्टार्टिंग पे रख लिए हैं कि आप एक बार देख लेंगे कि क्या क्वेश्चन ये रिपीटेड हुए हैं। बाकी ये जो भी 100 क्वेश्चन हैं आपके आने वाले एग्जाम में या फिर जिनका भी एग्जाम है आने वाले दिनों में, शायद पूछे जा सकते हैं, जो 100 के महत्वपूर्ण क्वेश्चन है EVS के लिए, पेडागोजी के लिए। तो आप एक बार जरूर पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें, जिससे उनकी भी हेल्प हो सके आने वाले एग्जाम में। अगले क्वेश्चन की बात करें, कौन सा मानव पर्यावरण का विध्वंसक माना जाता है। मैं फिर से रिपीट कर दूं, कौन सा मानव पर्यावरण का विध्वंसक माना जाता है। तो प्रौद्योगिकी मानव, सीधा सा आंसर है प्रौद्योगिकी मानव। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 की, कौन सी विधा ने मानव को सामूहिक जीवन प्रदान किया है। कौन सी विधा ने मानव को सामूहिक जीवन प्रदान किया है। तो ये आपकी है पशुपालन। 5वें क्वेश्चन की बात करें, खेती की सर्वाधिक पुरातन प्रणाली कौन सी है। खेती की सर्वाधिक पुरातन प्रणाली कौन सी है। तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़ें। झूम खेती है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ेंगे और अच्छे से याद करके जाएंगे, एक बार रिवाइज करके जरूर जाएंगे। अगले क्वेश्चन की बात करें, विश्व तथा भारत में आज भी झूम या स्थानांतरण कृषि कहाँ पर प्रचलित है। ऊपर क्वेश्चन है कौन सी खेती है, नीचे पूछा जा रहा है कहाँ पर की जाती है। तो ये आपके दक्षिण एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया एवं पूर्वोत्तर भारत में इस प्रकार की खेती बहुत ज़्यादा प्रचलित है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा गया है, मानव भूगोल के जन्मदाता की संज्ञा किसे प्रदान की गई है। तो ये फ्रेडरिक रेटजल को प्रदान की गई है मानव भूगोल के जन्मदाता की संज्ञा। अगली क्वेश्चन की बात करें, मनुष्य के लिए सर्वाधिक कार्यक्षम तापमान एवं आर्द्रता कितनी होती है। ये भी क्वेश्चन मैं आपको बता दूं रिपीटेड है, बार बार ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो ध्यान से दीजिए, ध्यान रखिएगा। मनुष्य के लिए सर्वाधिक कार्य क्षमता तापमान
25 डिग्री सेल्सियस है और आर्द्रता होनी चाहिए 60 डिग्री सेल्सियस की। 25 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए और 60% आर्द्रता होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बात करें, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? तो औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुई थी। इंग्लैंड से इसकी जन्मदाता मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, पर्यावरणीय समस्याओं का प्रादुर्भाव कब से प्रारंभ हुआ? औद्योगिक क्रांति एवं आर्थिक निश्चयवाद से प्रारंभ हुआ। पर्यावरणीय समस्याओं का प्रादुर्भाव औद्योगिक क्रांति एवं आर्थिक निश्चयवाद से प्रारंभ हुआ। अपक्षय कैसी प्रक्रिया है? तो अपक्षय एक भूमिकीय प्रक्रिया है। अपक्षय कैसी प्रक्रिया है? अपक्षय भूमिकीय प्रक्रिया है। जितने भी क्वेश्चंस इसमें लिए गए हैं वो सब आपके जो एग्ज़ाम वर्ग 3 का चल रहा है उसको देखते हुए लिए गए हैं, और जो 100 क्वेश्चंस हैं जो वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप बोल सकते हैं, या फिर जितने क्वेश्चन आने की संभावनाएं हैं आगे, वही क्वेश्चन यहाँ पे रखे गए हैं। तो एक बार आप ध्यान से इन सब क्वेश्चनों को पढ़ेंगे, और जितने भी आपके दोस्त या जो भी फ्रेंड्स हैं जिनका भी एग्जाम है आने वाले दिनों में, उन तक ये क्वेश्चन जरूर पहुँचाएं आप। अगले क्वेश्चन की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोलॉजिकल दशक मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोलॉजिकल दशक मनाया गया, ये कब मनाया गया है? 1965 टू 1974 तक। अगले क्वेश्चन की बात करें, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, पेपर में आ चुका है, पहले भी पूछा चुका है, हो सकता है आपके एग्जाम में पूछा जाए। ओजोन परत के चरण का पता सर्वप्रथम किसके द्वारा लगाया गया था? जोसेफ फॉरमैन के द्वारा। 1985 में इंग्लैंड के जन्मे हैं ये जोसेफ फॉरमैन, इनके द्वारा ही ओजोन परत का पता लगाया गया था सबसे पहले। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बाद ओजोन स्तर का दूसरा प्रमुख विध्वंसक यौगिक कौन है? क्लोरोफ्लोरो के बाद ओजोन स्तर का दूसरा प्रमुख विध्वंसक यौगिक कौन सा है? तो ये है आपकी नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस है, जो सबसे ज़्यादा विध्वंसक मानी जाती है। आपने देखा होगा नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस के बारे में, सुना भी होगा, आपने अच्छी डिटेल की होगी। अगर ज़्यादा कुछ पता करना होगा इस क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप एक बार गूगल पे जरूर सर्च कर सकते हैं। हो सकता है कि शायद आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है नाइट्रोजन ऑक्साइड के बारे में। अगले क्वेश्चन की बात करें, भूमिगत जल के दोहन के कारण संसार का कौन सा शहर सर्वाधिक प्रदूषित है, या कौन सा शहर सबसे ज़्यादा प्रभावित है? तो वो है आपका बुकलिन, जो है यूएसए में। अगले क्वेश्चन की बात करें, मेघवीजन में किन यौगिकों का प्रयोग किया जाता है? तो मेघवीजन में ठोस कार्बन डाइऑक्साइड एवं आयोडीन के यौगिक का प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, अपने स्थान पर सैलों तथा रिगोलिथ यानी आवरण प्रस्तर के विघटन तथा वियोजन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ये अपक्षय कहते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, हिमालय के सहारे बसे हुए, ध्यान रखिएगा हिमालय के सहारे बसे हुए, यहाँ पे बजे गलत लिखा गया है, थोड़ा सा ध्यान देंगे, इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है। हिमालय के सहारे बसे हुए चाहिए यहाँ पे, बसे तथा फैले हुए भारतीय नगरों में भूमिवाह एवं भूस्खलन का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका सीधा सा उत्तर है कि मनुष्य की जो क्रियाएं हैं, मनुष्य की क्रियाओं द्वारा पहाड़ी ढाल के ऊपरी भाग के में समय स्थित की दशाओं की विक्षुब्धता एवं ढाल विनाश है। मनुष्य की जो भी क्रियाकलाप हैं पहाड़ी क्षेत्रों में, उनके ही द्वारा ये स्थापित या निरूपित कर दिया गया है। मनुष्य ने अपने जीवन शैली को बदलाव लाने के लिए प्रकृति के साथ, आप सीधा बोल सकते हैं, खिलवाड़ हुआ है, उसका खामियाजा तो इंसान को भुगतना ही पड़ेगा। तो बस उसका सीधा सा आंसर जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, दक्षिण पूर्व संयुक्त राज्य अमेरिका का नरक किस नदी को माना जाता है? टेनेसी नदी को माना जाता है। दक्षिण पूर्व संयुक्त राज्य अमेरिका के नरक किस नदी को माना जाता है? तो ये टेनेसी नदी है, उसको माना जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, भारत की दामोदर नदी परियोजना की अनुकृति है। भारत की दामोदर नदी परियोजना किस नदी की अनुकृति है? तो यह है टेनेसी नदी की। टेनेसी नदी वही नदी है जो 1940 में यूएसए की टेनेसी नदी है। आप थोड़ा सा इस पर रिवाइज कर लेंगे, टेनेसी नदी घाटी जो है इसकी और कौन सी परियोजनाएं हैं, एक बार जितनी भी नदी घाटी हैं उनकी एक बार आप परियोजनाएं पढ़ लेंगे, किस नदी पे कौन सी परियोजना है, या फिर आपसे पूछा जा सकता है किस नदी पे कौन सा बांध है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आप एक बार जरूर पढ़ लेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करें हम, विश्व की सर्वाधिक अवसाद का परिवहन करने वाली 2 नदियों के नाम बताइए, या 2 नदियां कौन कौन सी हैं? तो पहली नदी है एलो जो चीन में है, और अब दूसरी अपनी भारत की सबसे बड़ी प्रवाह नदी गंगा नदी है। गंगा अववाह तंत्र आपने सुना होगा। 2 नदियां हैं।
अगले क्वेश्चन की बात करें, उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड है, तो ये आपकी गंगा नदी है। सीधा सा आंसर है। काफ़ी एग्जामों में ये क्वेश्चन बार बार रिपीटेड हो रहा है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को रख लिया है। अगले क्वेश्चन की बात करें, मिस्र किसकी देन है? तो मिस्र नील नदी के किनारे बसा हुआ है, इसलिए इसको मिस्र की देन बोला जाता है, नील नदी को। ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात करें, पश्चिम बंगाल का शोक किस नदी को माना जाता है? तो पश्चिम बंगाल का शोक दामोदर नदी को माना जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो एक बार आप जरूर इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से समझ लेंगे। पश्चिम बंगाल का शोक दामोदर नदी को माना जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, किस नदी को अब बिहार की शोक की उपमा दी गई है? तो कोसी नदी जो है आपकी, उसको बिहार की उपमा की शोक दी गई है। अब अगर सीधा सा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, कोसी बिहार किस नदी के किनारे बसा है, तो आप मुझे इसका आंसर कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। और एक बार अगर आपको नहीं पता है तो आप एक बार ज़रूर इसको रिवाइज करके पढ़ के जाएंगे कि किस नदी के किनारे कौन से नगर बसे हुए हैं या किस नदी पे कौन से बांध बनाए गए हैं, क्योंकि हो सकता है कि क्वेश्चन इससे बन सकें आपके एग्जाम में। तो आपको मैंने बोला ना कि आप कोई भी चैप्टर मिस मत करें। किस टाइप से, कितने तरीकों से क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें, आप उसको एक बार जरूर रिवाइज करके अच्छे से जाएं। अगले क्वेश्चन, भोपाल गैस त्रासदी कब और किसके कारण हुई थी? ये क्वेश्चन बार बार आपसे पूछा जाता है, तो इस क्वेश्चन को एक बार आप जरूर ध्यान रखें। इसका आंसर है 3 दिसंबर 1984, मिथाइल आइसोसाइनाइड, जिसको आप मिक के नाम से जानते हैं, उसके गैस रिसाव के कारण। अब अगर यहीं पे आपसे क्वेश्चन ये बनता है कि जब ये गैस रिसाव हुआ था तब उस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? तो मैं आपको बता दूं, उस टाइम पे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री अर्जुन सिंह जी थे। तो हो सकता है आपसे ये पूछ ले कि जब मिथाइल भोपाल गैस त्रासदी कांड हुआ था तो उस टाइम पे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? तो आप सीधा सा आंसर लगाएंगे, माननीय अर्जुन सिंह थे उस टाइम पे मुख्यमंत्री। अगले क्वेश्चन की बात करें, चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना कब और किस देश में हुई थी? तो इसका सीधा सा आंसर है 22 अप्रैल 1986 को यूक्रेन के चेरनोबिल में। मैंने इस क्वेश्चन को लेने का सिर्फ मतलब यही है कि ये क्वेश्चन हो सकता है आपसे पूछा जाए, क्योंकि इस टाइम पे आप सब अपडेटेड होंगे। यूक्रेन और रसिया का जो है क्राइसिस चल रहा है, वॉर चल रहा है, उस हिसाब को देखते हुए मैंने ये क्वेश्चन आपके लिए सेटअप किया है। आई होप आपको अच्छा लगेगा ये क्वेश्चन। हो सकता है आने वाले एग्जाम में ये पूछा भी जा सके, इसलिए आप एक बार इस क्वेश्चन से जरूर रिवाइज हो जाएं। ये करंट से भी रिलेट कर रही क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की बात करें, 3 माइल आइसलैंड दुर्घटना क्या है? बिल्कुल अच्छा सा क्वेश्चन है, पर्यावरण के रूप में एक अच्छा बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन माना जाता है। मैं इसका बिल्कुल डिटेल से आंसर समझा दूं। यह यूएसए में परमाणु ऊर्जा संयंत्र की सबसे बड़ी दुर्घटना है, जो 28 मार्च 1979 को पेंसिल्वेनिया में 3 माइल परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र में हुई थी। आपसे सीधा पूछा जाएगा कि पेंसिल्वेनिया में कब हुई थी, तो आप सीधा लगाएंगे 28 मार्च 1979 को, या फिर ये कहाँ हुई थी, किस ऊर्जा संयंत्र में? तो ये यूएसए के परमाणु ऊर्जा संयंत्र में होती है। इससे 2 क्वेश्चन निकल के आते हैं, आपके दोनों क्वेश्चन क्लियर होने चाहिए। एक ही क्वेश्चन से आपकी पता नहीं कितनी ज़्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए आप किसी भी क्वेश्चन को मिस मत करिएगा। सभी क्वेश्चन को अच्छे से रीड करें, एक बार रिवाइज करें, 2 बार रिवाइज करें, पर उसको बिना पढ़े आपको नहीं जाना है, हर चीज़ों को पढ़ के जाना है, कोई भी चीज़ आप मिस मत करिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, धारणीय एवं स्थायी विकास की अवधारणा के सर्वप्रथम प्रतिपादक कौन थे? तो ये थे आपके ब्रैडलैंड 1987 के। अगले क्वेश्चन की बात करें, स्थायी विकास का निमित्त संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये आपका जोहानिसबर्ग में, दक्षिण अफ्रीका, 2002 में किया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करें, स्थायी विकास का शब्द का पहली बार किसने प्रयोग किया था? ये स्थायी विकास शब्द का जो पहली बार प्रयोग हुआ था, ये IUCN के द्वारा किया गया था, विश्व संरक्षण रणनीति की रिपोर्ट में। अगर आपसे यही क्वेश्चन अगर पूछ लिया गया, IUCN का डिटेल क्या होता है, IUCN का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये आपके सामने लिखा है, आप एक बार इसको रिवाइज कर लें। इंटरवेंशन यूनियन फॉर कन्वर्सेशन फॉर नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। इससे 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, मैंने दोनों क्वेश्चन बता दिए हैं। आप अपने तरीके से अच्छे से इस क्वेश्चन को रिवाइज कर लेंगे।
अगले क्वेश्चन की बात करें, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन की संख्या किस सम्मेलन को प्रदान की गई है? द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन की संख्या किस सम्मेलन को प्रदान की गई है? तो ये भी जोहानिसबर्ग सम्मेलन जो 2002 में हुआ था उसे ही द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन की संख्या प्रदान की गई है। अगले क्वेश्चन की बात करें, धारणीय विकास के मुख्य 5 क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो धारणीय विकास जो है उसके मुख्य 5 क्षेत्र हैं ऊर्जा, जल, स्वास्थ्य, कृषि तथा जैव विविधता। अगले क्वेश्चन की बात करें, भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा माना जाता है? सेम क्वेश्चन है, जितने टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं एक तरीके से मैंने वो क्वेश्चन आपके लिए रखे हैं। क्या पता एग्जामिनर कुछ भी हो उसने आपको टाइप चेंज कर दिया हो, भले ही आपसे आंसर बनता हो, पर अगर क्वेश्चन की भाषाएं अलग हैं तो आप शायद उसमें थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती हैं, इसलिए मैंने दोनों क्वेश्चन को सिर्फ थोड़ी सी भाषा चेंज करके रख दिया है। तो इसका सीधा सा आंसर है सौर, पवन, जल, विद्युत ऊर्जा। अगले क्वेश्चन की बात करें, धारणीय विकास किसकी उपयोग में संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है? तो ये आपकी जो प्राकृतिक संसाधन है उसका विषय है। अगले क्वेश्चन की बात करें, भारत में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत विभाग की स्थापना कब की गई थी? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आप इसको बोल सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारत में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो ये आपकी 1982 में की गई थी। इस क्वेश्चन को जरूर अच्छे से रिवाइज कर लें। अगले क्वेश्चन की बात करें, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी NEERI कहाँ स्थापित है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी एक बार ध्यान से आप रिवाइज करके जाएंगे। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका नागपुर में स्थित है। कहाँ पे स्थित रहेगा? ये आपका नागपुर में स्थित रहेगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम EPA को अन्य किस नाम से जाना जाता है? आपके पर्यावरण टॉपिक का अगर मैं बोलूं तो ये 110% मैं इसको दे सकता हूँ, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें मैं ट्रिपल स्टार लगा सकता हूँ। इस क्वेश्चन को मैं ट्रिपल स्टार लगा सकता हूँ क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, सीधा रिलेट करता है पर्यावरण को। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ के जाएं। इसका शायद आपको अम्ब्रेला लेजिस्लेशन जो नाम है, इंग्लिश का नाम दे दिया जाता है कभी, और आप हिंदी से पढ़ के जाते हैं, आपको हिंदी की चीज़ें याद रहती हैं, तो वहाँ पर आप मिसमैच करके आते हो। तो दोनों चीज़ों को अच्छे से पढ़ लें, हिंदी का भी आंसर देख लें, हिंदी में क्या चीज़ें लिख के आती हैं इस क्वेश्चन में और इंग्लिश में क्या लिख के आती हैं। तो मैं रिपीट कर रहा हूँ फिर से, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम EPA को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ये है छाता विधान, अम्ब्रेला लेजिस्लेशन। ठीक है ना, याद रहेगा आपको, छाता विधान, अम्ब्रेला लेजिस्लेशन। अगले क्वेश्चन की बात करें, भारतीय नवीकरण ऊर्जा विकास प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? भारतीय नवीकरण ऊर्जा विकास अधिकरण की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सीधा सा आंसर है 1987। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आप हर क्वेश्चन मैंने बोले ना कि ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है, मैंने वही क्वेश्चन उठाए हैं आप सबके लिए, आप सबके डिमांड पे। आप सबने कमेंट बॉक्स में बोला था कि EVS पर्यावरण की पेडागोजी से कुछ क्वेश्चन लेके आए, तो मैं 100 क्वेश्चन आप सबके लिए लेके आया हूँ। और जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी क्वेरीज हैं, आप कमेंट्स बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। और जिस टॉपिक में आपको वीडियोस चाहिए वो भी आप कमेंट्स बॉक्स में कर सकते हैं। मैं जल्द से जल्द उस वीडियो के साथ आपके सामने अपडेट कर दूंगा, अपलोड कर दूंगा, मैं आ जाऊंगा। तो जो भी क्वेरी डाउट्स हैं आप सबके, आप कमेंट्स बॉक्स में एक बार लिख के ज़रूर बताएंगे। आपको ये सेशन कैसा लग रहा है, ये सब कुछ चीज़ें आप कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताएंगे। तो इसका सीधा सा आंसर है 1987। अगले क्वेश्चन की बात करें, रियो 5 या पृथ्वी सम्मेलन, 5वां पृथ्वी सम्मेलन कब और कहां आयोजित किया गया था? ये देखिए PB का ही क्वेश्चन पूछा गया है। PB का लिखने का तरीका आप थोड़ा सा समझें कि वो कभी आपको मैथमेटिकल में दे सकता है 5, उसने 5 ना लिख के सीधा 5 लिख दिया है, और रियो में भी 5 लिखा है। ये सीधा सा क्वेश्चन बोला, रियो का 5वां या पृथ्वी का 5वां सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित किया गया था? तो आप लैंग्वेज भी थोड़ा सा पढ़ के जाएंगे, क्योंकि PB कभी कभी आधी चीज़ें हिंदी में लिख के देती है, आधी मैथमेटिक्स में चीज़ें लिख के आ जाती हैं। तो बिल्कुल भी कन्फ्यूज नहीं होना है, आपको अच्छे से पढ़ के आना है। तो इसका सीधा सा आंसर होगा 23 से 27 जून 1997 के मध्य न्यूयॉर्क में। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें, शांत घाटी अवशिष्ट है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। शांत घाटी जो है आपकी, ये केरल में अवशिष्ट है। कहाँ पे है? केरल में है शांत घाटी।
अगले क्वेश्चन की बात करें, वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है? तो वेटलैंड दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए लिया है क्योंकि अभी आप कुछ दिन पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा दिवस कब मनाया जाता है। तो हो सकता है आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले पर्यावरण में कि वेटलैंड डे कब मनाया जाता है, तो इस हिसाब से मैंने इस क्वेश्चन को लिया है कि वेटलैंड डे 2 फरवरी को मनाया जाता है। अब मुझे आप कमेंट्स बॉक्स में ये बताएं कि 7 फरवरी को कौन सा डे मनाया जाता है और 8 मार्च या 8 मार्च से लेकर 14 मार्च के बीच में ऐसा कौन सा डे है जो आपके उपयांत्रिकी के रूप में मनाया जाता है। ये मुझे आप कमेंट्स बॉक्स में नीचे बताएंगे लिख के। अगले क्वेश्चन की बात करें, रामसर सम्मेलन 2 फरवरी 1971 को किस संरक्षण से संबंधित था? तो ये वनों से संबंधित था। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बोला नहीं, आप कोई भी क्वेश्चंस मिस नहीं कर सकते हैं। सभी आपके लिए 100 क्वेश्चंस ऐसे लिए गए हैं जो आपके आने वाले एग्जाम, जो भी है, जिनका भी एग्जाम है आने वाले दिनों में, उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो प्लीज़ सबको ये क्वेश्चन वीडियो शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो दिखाएं ताकि उनकी भी बहुत ज़्यादा हेल्प हो सके, अच्छे से उनका पेपर जाए। क्योंकि आज मैंने देखे हैं बच्चों के बहुत सारे पेपर उनसे बन नहीं रहे हैं। वो बार बार बोल रहे थे सर ईवीएस का हमसे पैटर्न नहीं बन रहा है, क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। उसी को देखते हुए मैंने ये क्वेश्चन 100 जो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मैं आज लेके आया हूँ। अगले क्वेश्चन की बात करें, भारत में किस राज्य में सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है? भारत में किस राज्य में सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय भूमि है? तो इसका सीधा सा आंसर है गुजरात। अगले क्वेश्चन की बात करें, जीवमंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र है तो आनुवंशिकता भिन्न विभिन्नता के। अगले क्वेश्चन की बात करें, जलवायु परिवर्तन का कारण है हरित गृह प्रभाव, ओजोन परत का क्षरण एवं प्रदूषण। जलवायु जो आपकी क्लाइमेट चेंज होता है ना, क्लाइमेट चेंज से भी शायद क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसलिए क्वेश्चन को लिया गया है कि जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? तो ये है हरित गृह प्रभाव, ओजोन परत का क्षरण एवं प्रदूषण। अगले क्वेश्चन की बात करें, ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसके द्वारा की गई थी? ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना किसके द्वारा की गई थी? तो ये आपके जोसेफ फोरियन के द्वारा की गई थी। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बात करें, 50 से अधिक देशों द्वारा समर्थित यूएन का मौसम परिवर्तन समझौता कब प्रभावी हुआ? तो ये आपका 22 मार्च 1994 को प्रारंभ हुआ। ये शायद आप करंट से भी रिलेट करके इसको याद कर लेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इस टाइम पे नेटो देशों का जो संगठन चल रहा है ना, यूएनओ को जैसे संगठन जो नेटो का चल रहा है यूक्रेन और रशिया की क्राइसिस से, तो हो सकता है आपसे ये क्वेश्चन करंट से रिलेट करके वो पूछ ले, तो आप इस क्वेश्चन को एक बार रिवाइज करके जरूर जाएंगे। अगले क्वेश्चन की बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड का सर्वाधिक उत्सर्जन करने वाला देश कौन सा है? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, कार्बन डाइऑक्साइड का सर्वाधिक उत्सर्जन करने वाला देश कौन सा है? तो इसका आंसर है चाइना, चीन। अगले क्वेश्चन की बात करें, मानव की कौन सी क्रिया जलवायु से सर्वाधिक प्रभावित होती है? मानव की कौन सी क्रिया जलवायु से सर्वाधिक प्रभावित होती है? तो ये आपकी कृषि है। अगले क्वेश्चन की बात करें, ओजोन परत मुख्यतः अवशिष्ट रहती है। ओजोन परत मुख्यतः स्ट्रेटोस्फीयर में अवशिष्ट रहती है। अब आप एक काम करेंगे, ओजोन परत से रिलेटेड जो भी आपके आयन मंडल हैं, बाह्य मंडल हैं, समताप मंडल हैं, बहिर्मंडल हैं, जितने भी मंडल हैं उन सब से आप एक बार उन सबको देख लेंगे, पढ़ लेंगे और इतना जरूर पढ़ लें आप कि कौन सी चीज़ें, कौन सी घटनाएं किस मंडल में होती हैं। हो सकता है आपसे यार ये पूछा गया है, आगे पूछ ले कि वर्षा बादल किस मंडल में बनते हैं, हवाई जहाज कौन से मंडल में चलाना सही होता है, पवनें किस मंडल में चलती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हैं एक बार उनको आप जरूर देख के जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 52 की अगर हम बात करें, ओजोन परत पृथ्वी से करीब कितनी ऊंचाई पर है? ये 20 किलोमीटर की ऊंचाई पे होती है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बात करें, ओजोन बायोस्फीयर को बचाती है। ओजोन परत है वो हमारे वायुमंडल के किससे बचाती है? ओजोन परत हमारे वायुमंडल को परावैंगनिक किरणों से बचाती है। अगले क्वेश्चन की बात करें, सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणों से क्या हो सकता है? तो दोस्तों, सूर्य से जो परावैंगनिक किरणें आती हैं उससे हमें त्वचा का कैंसर हो सकता है, स्किन कैंसर हो सकता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें, अगर ठीक है, ठीक नीचे क्वेश्चन लिखा है, मैं बोलना ही चाह रहा था, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, फ्रिज में कौन सी गैस भरी होती है? थोड़ा सा यहाँ पे मिसप्रिंट हो चुका है, ये लिखा है फ्रिज में कौन सी गैस भरी होती है, तो इसमें नेफ्रॉन होगा। ध्यान रखेंगे, फ्रिज में नेफ्रॉन गैस भरी होती है, ये मेफ्रॉन नहीं नेफ्रॉन लिखा था। ठीक है ना, इसको एक बार क्लियर कर लेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करें, वैज्ञानिकों की किस टीम ने सर्वप्रथम अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन क्षेत्र का पता लगाया था? तो ये ब्रिटिश टीम ने लगाया था।
कौन सी टीम थी? ब्रिटिश की टीम लाइन पता लगाया था। अगले क्वेश्चन की बात करें, ओजोन परत का सर्वाधिक निर्माण सर्वाधिक होता है, तो ओजोन जो परत है उसका सर्वाधिक निर्माण अंटार्कटिका के ऊपर होता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1 जनवरी 1989 किसके रक्षण से संबंधित है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सभी एग्जाम के लिहाज से ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को रख लिया है। हो सकता है आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए क्योंकि ये थोड़ा सा डीप क्वेश्चन है, आपकी आईक्यू को टेस्ट कर रहा है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1 जनवरी 1989 किसके क्षरण से संबंधित है? या फिर ये भी पूछ लिया जा सकता है आपसे, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब आया था? ये तो इसका सीधा सा आंसर है 1 जनवरी 1989 को। और ये पूछ लिया जाए किससे संबंधित है, तो ये संकटग्रस्त प्रजाति जो हैं आपकी, जो विलुप्त हो रही हैं प्रजातियां, ये उनसे संबंधित है। अगले क्वेश्चन की बात करें, टाइफून के नाम से चक्रवात को किस देश में जाना जाता है? अच्छा ठीक है, यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है टाइफून के नाम से, तो एक बात बताएं आप मुझे, टोर्नेडो के नाम से कहाँ पे जाना जाता है? आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताएंगे टोर्नेडो ही चक्रवात जो है उसको कहाँ पे किस नाम से जाना जाता है। जो यहाँ पे इसका आंसर है ये तो चाइना का हो गया, पर टोर्नेडो कहाँ पे जाना जाता है ये मुझे आप कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताएंगे। अगले क्वेश्चन की बात करें, भारत में कुल क्षेत्र में वनों का क्षेत्रफल कितना है? तो ये आपका 21% है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बात करें, मध्य प्रदेश में वनों का सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ है? किस राज्य में वनों का सर्वाधिक क्षेत्रफल है? तो ये आपके मध्य प्रदेश में है। या तो सीधा क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत में वनों का सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ पे है, तो वो भी मध्य प्रदेश आंसर जाएगा। या सीधा आपसे पूछ लेगा कहाँ पे वनों का सर्वाधिक क्षेत्रफल है, वो मध्य प्रदेश आपसे भारत ना पूछ के सीधा पूछ लेगा कहाँ पे वनों का सर्वाधिक क्षेत्रफल है, तो बिल्कुल मध्य प्रदेश है। अब शायद सेकंड नंबर पे केरल का नाम आता है, पर एक बार आप अपडेट होके गूगल करके जरूर देख लेंगे कि केरल सेकंड नंबर पे कौन है। अगर फर्स्ट नंबर आपका मध्य प्रदेश है तो शायद आपसे वो सेकंड नंबर पे पूछ सकता है, तो सेकंड नंबर पे शायद आपका केरला है। एक बार अपडेट हो जाएंगे गूगल से देख के। अगले क्वेश्चन की बात करें, भारत के किस राज्य में उसके क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र वनाच्छादित है? इसका आंसर है मिजोरम। मिजोरम में सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं दोस्तों, सीधा एमसीक्यू है। अगले क्वेश्चन की बात करें, भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? जहाँ पे बहुत ज़्यादा वन पाए जाते हैं दोस्तों, अति सघन मतलब कम जगह में बहुत ज़्यादा पेड़ है जहाँ पे, वो है आपका अरुणाचल प्रदेश। अगले क्वेश्चन की बात करें, वनाच्छादित क्षेत्र सर्वाधिक है पश्चिमी घाट के। अब इससे 3 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे ज़्यादा सघन वन कहाँ पाए जाते हैं, तो अगर आपसे राज्य पूछा जाए तो इसका आंसर अरुणाचल प्रदेश है। लेकिन सर्वाधिक क्षेत्र कौन सा अगर पूछा जाए तो आप पश्चिमी घाट बताएंगे। अगले क्वेश्चन की बात करें, भारत में मैंग्रोव मतलब ज्वारी वन वनस्पति मुख्यतः पाई जाती है सुंदरवन डेल्टा में पाई जाती है, सबसे अच्छी वनस्पति पाई जाती है। अगले क्वेश्चन की बात करें, नागालैंड की पर्वत क्रमशः बंजर होते हैं, इसका प्रमुख कारण है? इसका सीधा सा प्रमुख कारण है झूम खेती। झूम खेती से रिलेटेड 2 क्वेश्चन आए हैं, झूम खेती कहाँ की है या झूम खेती कहाँ पे हो रही है, तो इसका सीधा सा आंसर होगा झूम खेती का नागालैंड होती है। नागालैंड के में झूम खेती ज़्यादा होती है, इसलिए वहाँ पे जो उनकी भूमि है, उनकी उर्वरकता है, वो बंजर होती जा रही है। अगले क्वेश्चन की बात करें, भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ स्थित है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये आपका देहरादून में स्थित है। इस क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ मैं फिर से, भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ स्थित है? ये देहरादून में है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा रहा है, इसको आप जरूर पढ़ के जाएं। अगले क्वेश्चन की बात करें, विश्व के वन्य जीव भारत में पाए जाते हैं, विश्व के कितना प्रतिशत भारत में पाए जाते हैं? तो ये लगभग 5% है, 5.12 आता है, पर मैंने इसको 5% किया, दशमलव के बादों को संख्या को छोड़ दिया है। अगले क्वेश्चन की बात करें, WWF का प्रतीक कौन सा जानवर है? तो WWF का जो प्रतीक है वो जायंट पांडा है। अगले क्वेश्चन की बात करें, चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? तो चिपको आंदोलन मूल रूप से वनोन्मूलन के विरुद्ध था। और चिपको आंदोलन किसने शुरू किया था दोस्तों? तो सुंदरलाल बहुगुणा का अगर आपने नाम सुना होगा तो उनने ही शुरू किया था चिपको आंदोलन। हो सकता है आपसे पूछ ले चिपको आंदोलन किसके नेतृत्व में शुरू किया गया था, तो सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा। ये किससे संबंधित है? तो ये वनोन्मूलन से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की बात करें, विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका 3 मार्च को मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज कहाँ पे स्थित है? तो इसका सीधा सा आंसर है न्यू दिल्ली में।
क्वेश्चन नंबर 74 की बात करें, विश्व बाघ शिखर सम्मेलन 2010 का आयोजन कहाँ किया गया था? विश्व बाघ शिखर सम्मेलन 2010 का आयोजन कहाँ किया गया था? इसका आंसर है पीट्सबर्ग में इसका आयोजन किया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करें, पेड़ पौधों एवं जंतुओं में सर्वाधिक विविधता विशेषताएं है, तो इसका उत्तर है उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन में। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 76 की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस मनाया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सबके लिए पूछा जा सकता है। तो प्रोजेक्ट टाइगर जो है 1973 में प्रारंभ किया गया था। इसको जरूर पढ़ लेंगे, अच्छे से पढ़ के जाएंगे। अगले क्वेश्चन की बात करें, भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान कहाँ पर स्थित है? भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान जो है आपका वो न्यू दिल्ली में स्थित है। अगले क्वेश्चन की बात करें, भारत का सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का सर्वप्रथम, माफ करिएगा, भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो ये आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है जो उत्तराखंड में स्थित है। अगले क्वेश्चन की बात करें, बेतला पार्क कहाँ स्थित है? तो बेतला पार्क ये आपका बिहार में स्थित है। और बिहार का शो किसे बोला जाता है? तो मैंने ऊपर आपको बता रखा है, बिहार से कितने रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं, उन सब के बारे में आपको जानकारी मिल गई है। अगले क्वेश्चन की बात करें, 5 मौसमों का बाग स्थित है। 5 मौसमों का बाग कहाँ पे स्थित है? तो ये महरौली के समीप स्थित है। आपने दिल्ली में गए होंगे महरौली के समीप घूमने, वहाँ पे 5 मौसमों का बाग स्थित है। अगले क्वेश्चन की बात करें, भारत में हाथी परियोजना की शुरुआत कहाँ पे हुई थी? भारत में हाथी परियोजना की शुरुआत कहाँ पे हुई थी, कब हुई थी? ये 1992 में हुई थी। और आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे कि कहाँ पे की गई थी इसकी शुरुआत। अगले क्वेश्चन की बात करें, जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, या जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो ये आपका गुजरात में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? ये आपका गुजरात में स्थित है। अगले क्वेश्चन की बात करें, अभ्यारण्य या सेंचुरी में राइनो के लिए जाना जाता है। जो अभ्यारण्य सेंचुरी है वहाँ कौन से अभ्यारण्य सेंचुरी में राइनो की बहुतायता है, जहाँ पे राइनो के नाम से जाना जाता है, या वहाँ पे राइनो ज़्यादा पाए जाते हैं? तो उसका आंसर है कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। आप कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताएंगे कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है। अगला क्वेश्चन है, ठीक उससे ही मिलता जुलता, एक सींग वाला गैंडा कहाँ पाया जाता है? एक सींग वाला गैंडा पश्चिम बंगाल और असम में पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, सरिक्का एवं रणथंभौर किस जानवर के लिए संरक्षित है? फिर से बाघ से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, मैंने बोला ना ये 100 क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन से कितने और ज़्यादा क्वेश्चंस बन सकते हैं, मैंने वो सब आपके लिए लिए हैं। तो अगले क्वेश्चन की बात करें, सरिक्का एवं रणथंभौर किस जानवर के लिए संरक्षित है? तो ये बाघ के लिए संरक्षित है। ठीक है दोस्तों। अगली बात करें, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? इसका आंसर मिसिंग है, तो मैं आपको बता दूं, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। शायद मिसप्रिंट हो गया है, ये आपका जम्मू कश्मीर में है। ठीक है दोस्तों, इसको पढ़ लेंगे। और सलीम अली को ही वर्ड मैन के भी नाम से जाना जाता है। हो सकता है आपसे सीधा सा पूछ ले कि सलीम वर्ड मैन के नाम से किसे जाना जाता है? तो वर्ड मैन के नाम से सलीम अली को जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ स्थित है? तो भारत का जो पहला तितली उद्यान है वो बनरघट्टा जैविक उद्यान बेंगलुरु में स्थापित है। अगर आपसे सीधा पूछ ले, कभी राज्य का नाम दे दिए, वो सीधा बेंगलुरु है, या फिर अगर उसने सीधा वहाँ की जो रिलेटिव वहाँ डायरेक्टली नाम पूछ रहा है तो बनरघट्टा लगाएगा। अब दोस्तों बेंगलुरु के बारे में एक चीज़ और है, बेंगलुरु कहाँ पे है? कर्नाटक की राजधानी है। तो कर्नाटक के बारे में क्या क्या चीज़ें फेमस है? कर्नाटक के बारे में चावल चाय के लिए फेमस होगा या फिर कॉफ़ी के लिए फेमस होगा, आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में नीचे बताएंगे। अगले क्वेश्चन की बात करें, भारत में टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत कितने संरक्षित क्षेत्र हैं? भारत में टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत कितने संरक्षित क्षेत्र हैं? तो ये आपके 46 संरक्षित क्षेत्र हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, पानी कहाँ पर गैस, तरल और ठोस के रूप में उपलब्ध है? पानी कहाँ पे गैस, तरल और ठोस के रूप में उपलब्ध है? तो ये आपका है हाइड्रोस्फीयर। अगले क्वेश्चन की बात करें, पृथ्वी की कुल सतह में लगभग कितने फीसदी क्षेत्र जलमंडल का है, या पृथ्वी की कुल सतह का कितना भाग जलमंडल में है? तो ये आपका 70% पृथ्वी की कुल सतह का जलमंडल है। अगले क्वेश्चन की बात करें, भारत का सबसे पुराना एनजीओ आधारित संरक्षण अनुसंधान कौन सा है? तो ये आपका बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी BNHS
बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी स्थित है, ये मुंबई में स्थित है। अगले क्वेश्चन की बात करें, भारतीय वनस्पति संरक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो ये आपके कोलकाता में स्थित है। 94 नंबर क्वेश्चन की बात करें, दुनिया का रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश कौन सा है, तो ये आपका थाईलैंड है। दुनिया का सबसे बड़ा, भारत का नहीं, दुनिया का ही सबसे बड़ा रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक है और निर्यातक भी देश कौन सा है, तो ये आपका थाईलैंड है। अगले क्वेश्चन की बात करें, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण JSI, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण JSI की स्थापना कब की गई थी, तो ये आपकी 1916 में की गई थी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप जरूर रीड कर लें, अच्छे से पढ़ लें। जो पर्यावरण से रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं वही आपके लिए गए हैं, जो आपके आने वाले जिनका भी एग्जाम है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर कीजिएगा, जिससे उन लोगों की और हेल्प हो सके, उनका एग्जाम अच्छे से जा सके। अगले क्वेश्चन की बात करें, जीवाश्म ईंधन मुख्य रूप से बना होता है, तो जीवाश्म ईंधन जो है वो कार्बन से बना होता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, पन बिजली किस श्रेणी में आती है, तो पन बिजली ऊर्जा के अक्षय स्रोत जो होते हैं उसकी श्रेणी में आती है। अगले क्वेश्चन की बात करें, जलता कोयला पर्यावरण में छोड़ता है, जलते कोयले से पर्यावरण में कौन सी गैस निकलती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर गैस निकलती है। ठीक है दोस्तों। 99 क्वेश्चन की बात करें, पृथ्वी की ऊपरी परत जो मनुष्य जीवन की मदद करने की सक्षम है को क्या कहते हैं। पृथ्वी की ऊपरी परत जो मनुष्य जीवन की मदद करने में सक्षम है को क्या कहा जाता है, तो उसे हम स्थल मंडल कहते हैं। मैंने फिर कहा है, आप जितने भी मंडल हैं उन मंडलों को एक बार पढ़ लेंगे, उन मंडलों से रिलेटेड कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको भी आप एक बार देख के जरूर जाएं। अगले क्वेश्चन की बात करें, वायुमंडलीय दाब से नापा जाता है, थोड़ा सा इसमें मिसप्रिंट हो गई है, वायुमंडलीय दाब से मापा जाता है। वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है, तो ये आपका बैरोमीटर से मापा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, जैव विविधता के ह्रास का प्रमुख कारण है, तो प्राकृतिक आवासीय विनाश। जैव विविधता के ह्रास का प्रमुख कारण प्राकृतिक आवासीय विनाश है। अगले क्वेश्चन की बात करें, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का सृजन कब किया जाता है, तो ये आपका 1985 में किया गया था। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का सृजन आपके 1985 में किया गया था। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आप एक बार जरूर देख के जाएंगे, अच्छे से पढ़ के जाएंगे कोई भी क्वेश्चन, ताकि आपसे एग्जाम में छूट ना जाए। मुझे आप सबके लिए 100 क्वेश्चन ये लाने के लिए थोड़ी सी मेहनत कुछ ज़्यादा करनी पड़ी थी, जिससे वो क्वेश्चन भी मैं लेके आऊँ जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं आप सबके लिए। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और आपको कौन सी वीडियो चाहिए, किस टॉपिक में वीडियो चाहिए, आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द आप सबके लिए उस टॉपिक पर वीडियो लाने के लिए। अगले क्वेश्चन की बात करें, रेशम का उत्पादन किससे होता है। रेशम का उत्पादन किससे होता है, तो रेशम कीट के प्यूपा से रेशम का उत्पादन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वन महोत्सव किसने प्रारंभ किया था। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। वन महोत्सव KM मुंशी के द्वारा चलाया गया था। सबसे पहले वन महोत्सव KM मुंशी ने प्रारंभ किया था। अगले क्वेश्चन की बात करें, भारत में लाल पांडा पाया जाता है। यहाँ पे सिक्किम लिखा है, मैं इसका रियल आंसर बता दूं दोस्तों। सिक्किम की राजधानी गंगटोक में, सिक्किम की जो कैपिटल राजधानी है, कैपिटल है गंगटोक, उसमें ये लाल पांडा पाया जाता है। वैसे पांडा जो है वो चाइना में पाया जाता है, और जब भारत में लाल पांडे की बात आती है तो सिक्किम की जो कैपिटल है गंगटोक, वहाँ पाया जाता है। यहाँ पे उसकी सिर्फ राज्य का नाम लिखा गया है। हो सकता है एग्जाम में आपसे सीधा पूछ ले कैपिटल गंगटोक लिख दे, तो आप कन्फ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। सिक्किम की राजधानी जो है गंगटोक, वहाँ पे लाल पांडा पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, सबसे अधिक मात्रा में विटामिन ए किसमें पाया जाता है। सबसे अधिक मात्रा में विटामिन ए किसमें पाया जाता है, तो सबसे अधिक मात्रा में विटामिन ए गाजर में पाया जाता है। अब दोस्तों अगर विटामिन से क्वेश्चन बना है तो हो सकता है आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ ले कि विटामिन बी और विटामिन सी किसमें घुलनशील है। तो विटामिन बी और जो विटामिन सी है वो जल में घुलनशील है, और जो विटामिन ADE है वो वसा में घुलनशील है। तो आप दोनों चीज़ों को अच्छे से पढ़ लेंगे, हो सकता है आपसे पूछी जा सकें चीज़ें। अगले क्वेश्चन की बात करें, कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है। मतलब कहने का है लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। आपको पता है दोस्तों ना कि लार से ही हमारा खाने का पाचन होता है। तो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो ये टाइलिन है। टाइलिन नामक एंजाइम लार में पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, मनुष्य में बुद्धि और चतुराई का केंद्र है।
मनुष्य में बुद्धि और चतुराई का केंद्र कौन सा होता है? वो आपका सेरिब्रम होता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, पिछले एग्जाम जो सी-टेट का है उसमें ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो हो सकता है शायद क्वेश्चन आ जाए आपके क्वेश्चन एग्जाम में। तो सबको पढ़ के जाना है, पर कुछ क्वेश्चन वही हैं जो आ चुके हैं या जिनके आने की संभावनाएं हैं, वो क्वेश्चन इसमें रखे गए हैं। तो आप सभी क्वेश्चनों को अच्छे से ध्यान से पढ़ के जाएंगे। अगले क्वेश्चन की बात करें, पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस रंग में सबसे अधिक होती है? तो ये लाल रंग में सबसे अधिक पाई जाती है। अगले क्वेश्चन की बात करें, वह कौन सा स्थान है जहां कभी भी वर्षा नहीं होती है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, वह कौन सा स्थान है जहां कभी भी वर्षा ही नहीं होती है? ये आपका अटाकामा रेगिस्तान है। और आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में नीचे बताएंगे अटाकामा रेगिस्तान कहाँ पे है। ठीक है दोस्तों, आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं अटाकामा रेगिस्तान कहाँ पे है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की बात करें, किस महाद्वीप में ज्वालामुखी का सर्वथा अभाव पाया जाता है? ये फिर से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस महाद्वीप में ज्वालामुखी का सर्वथा अभाव पाया जाता है? तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया का महाद्वीप है, उसमें ज्वालामुखी का सर्वथा अभाव पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, आहार श्रृंखला में मनुष्य है, तो आहार श्रृंखला में जो मनुष्य है वो एक उपभोक्ता के रूप में है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बात करें, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी होती है तब उसे क्या कहते हैं? तो इसका मैं एक डायग्राम से आपको समझा दूं, दोनों चीज़ें आपकी क्लियर हो जाए। एक होता है अपसौर, एक होता है उपसौर। तो जब सूर्य और पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी होती है तब उसे बोलते हैं अपसौर, लेकिन जब सूर्य और पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी होती है तब उसे बोलते हैं उपसौर। तो इसको अगर न्यूनतम दूरी है तो इसको उपसौर बोलेंगे, और अगर अधिकतम दूरी है सूर्य और पृथ्वी के बीच तो उसे अपसौर बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया आपके डाउट? अगले क्वेश्चन की बात करें, वह कौन सी गैस है जो जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक भी है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। इससे मिलता जुलता भी क्वेश्चन आगे मैंने रखा था, आपने शायद पढ़ा होगा, पिछले कुछ ऊपर क्वेश्चन में मिल चुका है, ये क्वेश्चन शायद रिपीटेड हो चुका है। अगले क्वेश्चन की बात करें, पृथ्वी की आयु निर्धारण में कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? पृथ्वी की आयु निर्धारण में कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? तो मैं बता दूं आपको, इसमें बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजिंग होता है कि कार्बन डेटिंग विधि का उपयोग किया जाता है, पर कार्बन डेटिंग का उपयोग कब किया जाता है? पृथ्वी के अंदर जो जीवाश्म हैं उनको निर्धारण के लिए किया जाता है कार्बन डेटिंग का, लेकिन पृथ्वी की आयु गणना के लिए यूरेनियम डेटिंग का उपयोग किया जाएगा दोस्तों। अगर पृथ्वी की आयु गणना पूछी जाए आपसे तो यूरेनियम डेटिंग लगाइएगा, लेकिन अगर यही क्वेश्चन पूछ लिया पृथ्वी के नीचे जो जीवाश्म है उनकी अगर गणना करनी हो तब हमें कार्बन डेटिंग का उपयोग करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बात करें, तितलियों के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तितलियों के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? ये हो चुका है क्वेश्चन, ये कर्नाटक राज्य में है। कर्नाटक राज्य में चंदन के लिए बहुत फेमस है, कर्नाटक राज्य कॉफ़ी के लिए बहुत फेमस है, और तीसरा एक बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है कर्नाटक में। तीनों चीज़ के लिए कर्नाटक फेमस है। तो अगर कुछ भी आपसे पूछा जाए तो आप सीधा सा आंसर लगा देंगे। कर्नाटक में कॉफ़ी के लिए फेमस है, चंदन के लिए फेमस है कर्नाटक, और तितलियों के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है कर्नाटक में। अगले क्वेश्चन की बात करें, नदियों में जल प्रदूषण को मापने के लिए किसकी माप की जाती है? जो नदियों में जल प्रदूषण है तो किस माप के द्वारा की जाती है? तो उसमें ऑक्सीजन की माप की जाती है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात करें, विश्व में जंगली गधा पाए जाने का एकमात्र स्थान कौन सा है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विश्व में जंगली गधा पाए जाने का एकमात्र स्थान कौन सा है? तो ये कच्छ का रण है दोस्तों। तो ये थे हमारे आज के 100 क्वेश्चन। आई होप, मैं आशा करता हूँ आप सबके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहा होगा। आप सब इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों जो भी आपको नए वीडियो चाहिए, जिस टॉपिक से आपको लग रहा हो कि जो वीडियो बन सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा। आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे लिख के बताएं कि आपको किस टॉपिक से क्या वीडियो चाहिए। मैं अगले वीडियो उस टॉपिक पे बना के लेके आऊँगा। और एक हाँ दोस्तों, आप सबके लिए एक संस्कृत का पेडागॉजी का वीडियो मैं बहुत जल्द आप सबके लिए लेके आऊँगा। तो जो भी आपकी क्वेरीज और डाउट्स हैं वो मुझे आप कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। कौन से क्वेश्चंस आपको डिफ़िकल्ट लग रहे हैं, किस टॉपिक से डिफ़िकल्ट लग रहे हैं,
वो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएं। मैं पूरी कोशिश करूंगा उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी ज़्यादा एमसीक्यू करा सकूं मैं कम समय में, ताकि इस टाइम पे आपका पेपर चल रहा है, आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप सब पढ़ाई पे ध्यान दें और जो भी वीडियोस अपडेट हो रही हैं आप उनको एक बार रिवाइज करके जाएं। अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखें। और दोस्तों एक होली जो ऑफर चल रहा है आप उस पर को भी देख लेंगे। MP ऑफिशियल जो चैनल चल रहा है हमारा 70% ऑफ चल रहा है। तो जिन किसी को अगर ये कोर्स लेना हो तो आप नीचे जो एक नंबर चल रहा है आपके सामने ये PDF में 9993419433 इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और कोर्स को परचेज कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, बहुत अच्छे से रहें, अच्छे से पढ़ाई करें। कोई भी दिक्कतें हों, कोई भी डाउट हो आपको इस वीडियो से रिलेटेड या फिर कोई आपको नई वीडियोस चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। और संस्कृत की वीडियो आपके लिए बहुत जल्द अपडेट कर दी जाएगी। तब तक के लिए गुड नाइट, जय हिंद।